हेलो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ विद रौनक। इस पे हम 20 दिनों में, महज 20 दिनों में जो पूरा एक साल का सिलेबस होता है, इस 20 दिनों में हम मात्र इस 20 दिन में हम कर रहे होंगे पूरा सिलेबस का रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, पी वाई क्यू और ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप ऑब्जेक्टिव को देखते के साथ ही टिक आउट करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। कहीं सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें उसमें टाइम लगाना है। आप देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ऐसे ऐसे तरीकों से हम रूबरू होंगे। तो हम यहाँ आज देखेंगे पूरा सिलेबस, कहाँ से कितने किसका वेटेज है, कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। और हम इस 20 दिनों में डे 1 टू डे 20 हम आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो आइए आप हमारे साथ सिलेबस को नोट कीजिए, उठा लीजिए पेन और कॉपी और हमारे साथ आप नोट कीजिएगा सिलेबस को। ये 15 चैप्टर्स है, 100 मार्क्स। और आप हमारे 20 दिनों के इस चैलेंज में जुड़िए और आपका स्कोर 90 प्लस कीजिएगा। चाहे आप कितना ही कमजोर क्यों ना है, 80 प्लस तो कीजिएगा ही कीजिएगा। जो थोड़ा सा होशियार होइएगा वो 100 आउट ऑफ 100 ले आइएगा। आइए, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ से रियल नंबर, अब ध्यान देखिएगा कि हम कौन कौन से चैप्टर पहले कर रहे हैं 20 दिन में। एक दिन में ये चैप्टर हम कंप्लीट कर होंगे 1 आवर एंड 30 मिनट्स में, यानी 1 से 1.5 घंटा में हम ये कवर कर लेंगे। और एक क्लास में ये हम जो लिख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये एक क्लास होगा 2 घंटा का, हो 1 से 2 घंटा का होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 1 घंटा का होगा, एक ही क्लास होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 क्लास होगा। ट्रायंगल्स ये 2 क्लास होंगे आपके। इसमें कितने क्लास होंगे? ट्रायंगल्स में 2 क्लास होंगे, क्योंकि यहाँ से 5 अबाउट वेटेज होता है इसका, 10 to 12 मार्क्स होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एक दिन में कंप्लीट कर रहे होंगे, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री। इस दोनों चैप्टर को मिला के हम 3 दिन लेंगे। सर्कल्स को हम एक दिन में कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्शंस एक दिन में कर रहे होंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये भी एक दिन में हम करेंगे, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसे हम 1 या 2 दिन लेंगे। एक दिन में अगर कंप्लीट हुआ तो हुआ, नहीं तो 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। स्टैटिक्स एक दिन में करेंगे, स्टैटिक्स में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, मीन मीडियन मोड पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी एक दिन में। ये आप जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 5 2 7 8 8 3 11 12 13 14 2 16 17 18 बच गया 2 दिन। इस 2 दिन में लास्ट 2 ईयर का पी वाई क्यू कर लेंगे हम। यहां से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। पहला कौन सा चैप्टर है? रियल नंबर। आप जहां तक लिख लिए उसके नेक्स्ट पेज में आइए और एकदम सुंदर सा राइटिंग में डालिए हेडलाइन रियल नंबर। और जो जो नोट करवा रहे हैं उतना ही करना है। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो पूरा बुक आपको नहीं पढ़ना है। जितना बता रहे हैं बस उतना ही करके एग्जाम में जाना है, ज्यादा विशेष नहीं करना है। देखो, प्राकृत संख्या क्या होता है? आप बचपन से काउंटिंग पढ़ते आ रहे होंगे। बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? काउंटिंग। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। जिसे हम पहले ध्यान से देखो, एक ही यहाँ पे समझो, 1 2 3 4 5, ये इतना दूर जो हम लिखे हैं, ये इतना दूर को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर, नहीं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलोगे? प्राकृतिक संख्या। अब इस प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम 0 लगा दें, ये इतना दूर क्या हो गया? अब इधर जहां तक लेते चले जाओ, यानी प्लस इंफिनिटी, ये हो गया होल नंबर। क्या हो गया? होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब ध्यान से समझना, पूर्ण संख्या हो गया। अब ये प्लस वाला है, 0 है, अब इसी में निगेटिव नंबर लगा देंगे, यानी ऋणात्मक संख्या। -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक चले जाते हैं। तो ये जो यहां तक बनेगा
ये पूरा क्या बनेगा आपका पूर्णांक, क्या बनेगा पूर्णांक बनेगा, यानी इंटीजर्स, इंटीजर्स होगा। अब यहां ध्यान से समझना, पूर्णांक हो गया। अब इसी में पूछता है रेशनल नंबर, रेशनल। अब ये यहां तक देखे, अब ध्यान देना, कभी कभी सवाल ये भी पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा नहीं पता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या तो ये भी नहीं पता है, ठीक है ना। अब रेशनल नंबर पूछता है, पहले तो ये सम जान लो कि सम संख्या, ये भी पूछता है, तो आएंगे हम रेशनल पर। सम संख्या क्या होता है, अभी तक यानी जो दो से कट जाए वो सम है, जो दो से ना कटे विषम है, ठीक ना। यहां से ध्यान समझना कि सम संख्या, अब सम संख्या क्या होगा कि जो दो से विभाज्य हो, ये, या हम जो कहते हैं, ये देखो मेरा लॉजिक, जिसका अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, वो सम संख्या होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले 55,908 8 है सम संख्या, 976 है सम संख्या। इसी प्रकार आप बना लीजिएगा। यहाँ से सवाल जो पूछेगा वो हम बताएंगे। विषम संख्या आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सम है कौन विषम है, ये नहीं पूछेगा। विषम संख्या क्या होता है, जो दो से ना कटे, जो दो से विभाज्य ना हो, उसे क्या बोलेंगे विषम संख्या। यानी तो मेरे अनुसार ये याद करना आप, जिसका अंत में, जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो, तो क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए 3 4 9, लास्ट में क्या है 9 है, इसलिए क्या होगा, जैसे अगर हम लिख रहे हैं लो 8 4 6 8 लिख रहे हैं, सब सम दिख रहा है, अगर लास्ट में 3 लगा दिए, ये क्या हो गया विषम हो गया, सम विषम। अब इसमें से सवाल ये भी पूछता है कि दो सम संख्या से कहां से स्टार्ट होता है। अब अगर काउंटिंग करोगे तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होगा, सम संख्या इसी में से आगे हम, चलो यहां बता रहे हूं, सम संख्या कहां से लिखोगे, दो, फिर से हम आ जाओ इस पे आते हैं कि सम संख्या यहां लिखते हैं, सम संख्या क्या होगा, सम संख्या यानी स्टार्ट कहां से होगा, 2 से 4 6 8 10 12 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा इसी प्रकार पैटर्न को फॉलो करते हुए। विषम संख्या, विषम संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 11 और आगे भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। अब सबसे छोटी विषम संख्या अगर हम पूछे तो, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम संख्या बताओगे आप खुद, सबसे छोटी सम संख्या बताओगे, सबसे, ये सब आपका काम है, बता दोगे देख के इसमें ग्रुप में, सबसे छोटी सम, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है ये आप बताओगे कमेंट में करके, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या बता दोगे। अब अभाज्य संख्या, यानी इस विषम को बोलते हैं ओड नंबर, ओड नंबर, इसे बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर्स। अभाज्य संख्या, अब इसमें यह भी बताना कि क्वेश्चन एक और है इसी में, दो लगातार
सम संख्या का मौसम और दो लगातार सम संख्या का लोसो भी बताओगे। पहले तो मौसम बताओ, छोड़ दो लोसो इसका। हम अभाज्य संख्या, इसमें ये भी बता दो। तो दो लगातार विषम संख्या का मौसो क्या होगा बता दोगे। मौसो लोसो तो कंप्लीट है ना आपका, कंप्लीट कर दिए हैं। तो मौसो बता दोगे कितना आएगा। मौसो मतलब एचसीएफ, तो सर पहली बार यूज करे हैं तो ये एचसीएफ होता है, ठीक ना। तो दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ बता दोगे क्या आएगा। जैसे 1 और 3 बताना है, 3 और 5 लगातार मतलब ये हुआ। चलो ये हम बता देते हैं कि इसका 1 होगा इसका, लेकिन सम वाला आप बताओगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ओहो, अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी जो 1 से कटे, जो अभी तक आप पढ़े हो, जो 1 से कटे और अपने आप से जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, या जिसका अधिकतम गुणनखंड यानी कह सकते हो मैक्सिमम फैक्टर, अधिकतम गुणनखंड यानी मैक्सिमम फैक्टर 2 हो। क्या मैक्सिमम फैक्टर 2 हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे सबसे पहली छोटी सम संख्या कौन सा है, सॉरी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13, 19, 23, सॉरी 19 से पहले 17 भी है, ये ध्यान देना। 13, 17, 19, 23, 29, 31, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सभी अभाज्य संख्या है और ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक ना। सभी सवाल पूछ देता है कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। 47 के बाद आ जाओ 53, 59, 61, 60, 7, 71, 73, 79, 83, 89, 93, 97, यानी 1 से 100 तक में इतना ही अभाज्य संख्या गिन लोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये है इतना। ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये सभी आपके अभाज्य संख्या। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन, ये फिगर जो दिख रहा है यानी ग्रुप ऑफ, जैसे तो अभाज्य संख्या जो लिखे हैं इसमें बताओगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पहला क्वेश्चन इसमें से। केवल एक सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या का एलसीएम। जैसे दो अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा, दो अभाज्य संख्या पी और
क्यू का एलसीएम क्या होगा, तो अभाज्य संख्या का एलसीएम हमेशा प्रोडक्ट होगा पी इंटू क्यू, या इसी को लिख देगा पी और क्यू। दो अभाज्य संख्या का, दो अभाज्य संख्या पी और दो अभाज्य संख्या पी और क्यू का मोसो, मोसो यानी एचसीएफ बताओगे। ये हमेशा एक होता है, सीधा क्वेश्चन भी पूछता है, उधर पी क्यू होगा, ठीक ना। अब अभाज्य संख्या हो गया। अब इसी में से पूछ देता है कभी कभी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। क्या पूछता है, भाज्य संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। इसमें पैटर्न नहीं है, आगे अपना चलते जाओ, ठीक ना। तो ये आप लिख लिए होंगे ये, ठीक ना। 12। और सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। और सहभाज्य संख्या क्या होता है, यहां से डाउट ये कि सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्या जिसका HCF एक हो, जिसका HCF क्या हो, एक हो। जैसे हम 8 और 5 बोलते हैं, ये दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है। 9 और 11 बोलते हैं, ये कैसा है, सहभाज्य संख्या है। 10 और 19 बोलते हैं, ये कैसा है, सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या का HCF भी क्या होगा, दो सहभाज्य संख्या का HCF एक होगा, ठीक ना। तो आई होप ये समझे होंगे। पहला पढ़ना है यूक्लिड रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या में देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या होती है, ठीक ना। फिर हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमना, यूक्लिड डिवीजन लेमना हिंदी में बोलोगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखेंगे, और फिर रिविजिटिंग करेंगे हम इरेशनल नंबर पे। क्लास 9 में आपने पहला ही चैप्टर रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। इतना आशा करते हैं, और नहीं पढ़े हैं तो उतना क्वेश्चन कराएंगे कि इंट्रोड्यूस कर देंगे आपको, और आप तैयार हो जाइएगा। फिर हम करेंगे इरेशनल नंबर को फिर से प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। जैसे एग्जांपल में आता है प्रूव दैट √2 √3 ये इरेशनल नंबर, ये देख रहे होंगे। फिर रेशनल नंबर दे डेसिमल एक्सटेंशन देखे होंगे, क्लास 9 में आप देखे हैं। फिर हम रिविजिट करेंगे उस पर, फिर देखेंगे कि हम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे। फिर हम समरीज करेंगे। आइए, तो वास्तविक संख्या में पहला हमें क्या आता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहला हमें क्या पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिख रहे हैं तो सर सीबीएसई बोर्ड का बता रहे हैं, दोनों बोर्ड का लिए है, ठीक ना। तो लिख लीजिए आपने यहाँ पे हिंदी में जो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। अब कहोगे सर नाम इंग्लिश में लग रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा,
ये क्या इंग्लिश मतलब कुछ नया चीज बता रहे हैं का? ना भाई, एकदम हलवा है जो आप पढ़े हो ना। भाज छठा में पढ़े होंगे, क्लास 6 में। अगर हिंदी वाला पढ़े होगे तो क्या पढ़े होगे? भाज बराबर भाजक गुने भाग फल जोड़ शेष फल, पढ़े हो ना। और इंग्लिश वाला पढ़े होगे क्लास 6 में, तो क्या पढ़े होगे? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। उसी का बस एक लेमना साहब आए, यूक्लिड साहब, वो बना दिए कि नहीं ऐसे नहीं, अब ऐसे लिखो। क्या बात है बताइए, तो आप ये नहीं कर सकते हैं? 7 को डिवाइड करना है 2 से, कर सकते हैं ना? कैसे कीजिएगा? 2 यहां लिखिएगा, 7 ये लिखिएगा। और ये ध्यान से, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अगर नहीं पता है तो ये ध्यान दो, ये क्या कहलाता है? डिवाइजर। ये डिवाइजर, ये क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड। और कितना टाइम में लगाओगे? 2 का टेबल भरो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ज्यादा हो गया। 2 3 जा 6। हम अब कहोगे सर हमें तो भाग आता है, तो भाग ही है, जिसे आप एचसीएफ बोलते हो, महत्तम समावर्तक वही है, भाग है। अब यहां से 6 1। अब कहोगे ये जो पहले यहां ध्यान दो, ये डिवाइजर है जिसे भाग देना है, वो डिवाइजर है, यानी भाजक। हिंदी में बोलेंगे तो भाजक। और ये क्या है? जितना से भाग दे रहे हैं वो भागफल है। क्या है? ये भागफल है, जितना टाइम में लगा रहे हैं। और इसे क्या बोलते हैं? भाज। डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज। और ये वन जो आया है, ये क्या है? शेषफल है। ये क्या है? शेषफल है, रिमाइंडर। ये क्या है? रिमाइंडर। भाग आप जानते हैं, सेम देखो, अब इसी को लिखेंगे, यूक्लिड साहब क्या बोले? अच्छा, आप ये भी जानते हो, क्या जानते हो कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश वाला पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़े होंगे। अब इसी को, अब उन्होंने क्या किया? डिविडेंड को यानी भाजक को ए बोल दिया, और डिवाइजर को बी बोल दिया, और कोसेंट को क्यू। कोसेंट को क्या बोला? क्यू। रिमाइंडर को आर। ये बना दिया क्या? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहां ध्यान से समझना, यहां जो है, यहां तो समझ लिए कि यूक्लिड डिवीजन या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर क्या है? रिमाइंडर। क्यू क्या है? भागफल। क्यू क्या है? भागफल यानी कोसेंट। बी क्या है? बी डिवाइजर है। बी क्या है? डिवाइजर है यानी भाजक। अब ध्यान से समझ लो, बी क्यू प्लस आर, ये ध्यान देना गली ये बात है कि जो ये बी होगा, बी जो होगा हमेशा आर से बड़ा होगा। बी जो होगा हमेशा आर से बड़ा होगा। अब मन में सवाल ये भी उठेगा, अगर सर इक्वल होगा तब, इक्वल होगा तो एक बार में और लगा देंगे, इक्वल अगर होगा तो एक बार में और लगा देंगे। यहां से ये ध्यान देना कि जहां वेयर आर जो होगा हमेशा, आर देखो रिमाइंडर क्या है? 0 भी आ सकता है, 0 नहीं भी आएगा। अब यह भी ध्यान देना, रिमाइंडर क्या आ सकता है? तो जो भाजक है, भाजक के बराबर कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा। जब भी आएगा तो भाजक से छोटा आएगा, भाजक से छोटा आएगा, या तो 0 आएगा। दो ही हो सकता है, भाजक के बराबर नहीं आएगा। भाजक के अगर बराबर आएगा तो एक बार में और लगाना, जैसे अगर यहाँ 8 होता तो 4 बार में लगा देते, तो 4 2 जा 8 हो जाता, कैंसिल पूरा हो जाता। ये ध्यान देना कि रिमाइंडर जहां ये मेन हो जाता है कि 0, रिमाइंडर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी जो आर है, शेषफल है, वो भाजक से क्या होगा? बड़ा कभी नहीं होगा, और भाजक से रिमाइंडर जो है भाजक से हमेशा छोटा होगा, और 0 से
बड़ा या बराबर हो सकता है, और रिमाइंडर जो है वो हमेशा छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा किससे? भाजक से, यानी बी से। तो ये कहे हैं कौन? यूक्लिड साहब। क्या ये ध्यान दीजिएगा कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप हमारे साथ बोल सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन बी, ऑलवेज बी से हमेशा छोटा होगा। और ये इस पे हम कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका क्या हो, डाउट डाउट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन, अब ये कभी कभी सवाल ये भी पूछ देता है कि यूक्लिड डिवीजन क्यों कहाँ यूज करते हैं, एलसीएम के लिए कि एचसीएफ के लिए? ये बोलिएगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है यूज हमेशा होता है एचसीएफ के लिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए यूज होता है? एचसीएफ के लिए। पहला क्वेश्चन अगर हम इस पे दें आपको, 135 और 225, 135 और 225 दिए हैं। क्या ये क्वेश्चन आप बना के बताइएगा? क्या निकालना है इसका? एचसीएफ निकालना है। 135 सॉरी 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालें। अभी जो मेथड बताया उससे, डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। आइए हम आपको टाइम देते हैं, बनाइए, लिखिए क्वेश्चन, बनाइए, तब तक हम अपना बोर्ड इधर क्लियर करते हैं। लिख लिया होंगे क्वेश्चन। आइए हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। कैसे करोगे? अब आपको देखना होगा, देखो 135 और 225 में कौन बड़ा है? 225 बड़ा है। 135 और 225 में कौन सा बड़ा है? 225 बड़ा है। अब जो बड़ा है वो ए है, जो बड़ा है वो ए है, और जो छोटा है वो बी है। जो बड़ा है वो ए है, जो छोटा है वो बी है। पहले ए है इसलिए बड़ा है, ए होगा, और छोटा वाला बी होगा। अरे भाई अब ऐसे है ना, जो पहले भाई आया तो बड़ा होगा, जो बाद में आया भाई वो छोटा होगा। तो ये बड़ा वाला ए और छोटा वाला बी। अब अगर कहोगे सर हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो जो पहले बड़ा है वो अपने इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिख लो, बाया साइड 225, यहाँ 135 लिखो। सर अब क्या लिखें? मन में सवाल ये उठेगा। कोई दिक्कत नहीं, जो पुराना मेथड आप अपना जान रहे हो ना पहले से, क्या करोगे? 135 यहाँ लिखो और 225 यहाँ। अब ध्यान देना, 135 गुना करोगे, 135 इंटू 2 करोगे, कितना आएगा? 135 गुना 270, ज्यादा हो जा रहा है तो 2 बेरिंग नहीं लगाएंगे, 1 बेरिंग लगाएंगे। 135 कैंसिल करो, कितना आएगा? 0, 12 में से 3 गया 9, ये कैंसिल हो गया। अब यहां क्या उतारोगे? 135। तो ये ध्यान देना कि पहला का शेषफल दूसरका का भाजक बनेगा। पहला का शेषफल दूसरका का भाजक, अब पहला भाजक दूसरका का भाज बनेगा। अब 90, 90 गुना 180, यहाँ 2 टाइम में जाएगा क्या? नहीं, तो 1 टाइम में 90। यहां से करोगे कितना आ जाएगा? 45। कितना आएगा? 45। यहाँ 90 लिखोगे, 2 बेरी में 90, ये कैंसिल हो गया, ये लिख लिए होंगे आप। अब ध्यान से देखो, इसी को अरेंज करते हैं। तो 135 कितना बेरिंग लगाए थे? 1 टाइम। कितना रिमाइंडर बचा था? भाग शेषफल 90, तो यहाँ 90 लिखोगे। अब ये ध्यान देना, ये 135 को यहाँ लिखो, इक्वल टू के लेफ्ट साइड है 135, ये जो 90 है, 90 को यहाँ पे, कहां पे? बी के स्थान पे लिखना है। और कितना टाइम में लगाए हैं? 1 टाइम में 1 लिखोगे,
प्लस कितना रिमाइंडर बचा है 45। फिर अब सर हमें कब तक लगाना है, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। कब तक लगाना है, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाए। उसी पैटर्न को फॉलो करना है। इस 90 को यहां लिखो 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस, और 45 दूनी 90 हो गया जीरो। यहाँ पे देखिए ना, आप पहले इस प्रकार से बना सकते हैं एग्जाम में, नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे ही बनाइए। ये पैटर्न फॉलो कीजिएगा। अब ये जो हम लाइन दे रहे हैं आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, आप एग्जाम में यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको बनाना है, समझाना नहीं है, इसलिए लाइन यूज नहीं। अब देखो रिमाइंडर क्या आ गया, आर इक्वल टू जीरो आ चुका है। जब आर इक्वल टू जीरो आ चुका है, जो बी या जिस भाजक ने रिमाइंडर को जीरो किया है वही एचसीएफ होगा। क्या बोले, जो भाजक रिमाइंडर को जीरो किया है वही एचसीएफ होगा। यहां पे क्या लिखोगे, 135, 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो, 45। 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो गया, 45 हो गया। समझ गए होंगे। आपको होमवर्क के लिए हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे देते हैं, इतना कर लीजिएगा इस पे, और बहुत सारा प्रैक्टिस आप कीजिएगा। एक HW आप लिख लीजिए, एचसीएफ ही निकालना है। एचसीएफ निकालें 180 और 210 का। पहला क्वेश्चन हो गया, इसका एचसीएफ निकालना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, वन 144 और 128 का एचसीएफ आप निकालिएगा। ये निकाल लीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, बना लीजिएगा। आइए अब इसका जो अगला करी है, यानी अब सब इसमें एग्जाम में क्या पूछता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पूछता है। उसमें क्या है, सेम वही है। हम यहाँ पे अब एलसीएम एचसीएफ ही निकाल रहे होंगे, बस मेथड चेंज हो जाएगा। यूक्लिड मेथड नहीं होगा, डिवीजन मेथड नहीं होगा, हम सीख रहे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसे हम क्लीन करते हैं। आप कल तक नोट कीजिए, इधर जो पहले लिखे थे उसे हम क्लीन कर रहे हैं। मेथड देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि। अब यहां ध्यान से समझना, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य आप पढ़े होंगे जो एक से कटे और अपने आप से कटे। और दूसरा क्या पढ़े होंगे, दूसरा लाइन इसमें कि जिसका 2 से अधिक फैक्टर ना हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, आप कमेंट में कीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है। और दूसरा कमेंट ये भी कीजिएगा कि आप एक वैसे अभाज्य संख्या को जानते हैं जो इवन है, उसके अलावा जितना भी अभाज्य संख्या है सभी ओड है। आप उस अभाज्य संख्या को बताइएगा, उस प्राइम नंबर को बताइएगा जो ओनली वन इवन प्राइम नंबर है, उसको आप कमेंट में कीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि। आइए क्या है, अब जैसे हम आपको अगर एक ये दे 144 नंबर दिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है या प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कैसे कीजिएगा। अब 144 है। अब ध्यान देना, सबसे पहला जो अभाज्य संख्या होता है एकदम स्टार्ट से करोगे। अब ध्यान देना कि सर बहुत सारे बच्चे को होता है डाउट कि क्या लगाएं, कहां से स्टार्ट करें। ध्यान देना, सबसे पहले क्या होता है, 1 से लगाना नहीं है। 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ठीक ना। हम 2 से लगाते हैं सर। अब 2 से ही क्यों लगाए, 3 से क्यों ना लगाए, क्योंकि इवन नंबर है। आपका मन जो करे, बस ये ध्यान देना कि प्राइम नंबर हो। अब यहाँ पे 2 से लगा रहे हैं, आपका मन कर रहा है 3 से भी लगा दो, लेकिन ये ध्यान देना कि वो कैंसिल होना चाहिए। और ये भी ध्यान देना क्या कि प्राइम नंबर हो। तो 2 से लगाए तो कितना आएगा, 72। 2 से लगाओगे कितना आएगा,
36 2 से लगाओगे तो 18, 2 से लगाओगे तो 9, 3 से लगाओगे तो 3। अब हो गया आप 3 कैसे लगाए, 9 है। जब तक देखो इधर इवन नंबर आ रहा था तब 2 से लगा रहे थे, ओड नंबर आया देख लिए चेंज किए। तो यहाँ से 144 इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना बना, 1 2 3 4, 4 बार लिख लिए हैं, 3 2 टाइम है, ये लिख लिए हैं। अब 2 कितना टाइम, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2, ठीक ना। कभी कभी तो ऐसा ही क्वेश्चन सिंपल पूछ देता है कि 144 में 2 का पावर कितना है, 144 में 2 का पावर कितना है, 192 में 2 का पावर कितना है। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 144 में 2 का पावर, तो देख लो 2 के पावर कितना है, पावर मतलब कितना बार आया है गुणनखंड के रूप में, 4 तो बता दोगे। 3 का पावर कितना है ये भी बता दोगे, ठीक ना। 3 के पावर 2, 2 के पावर 4, ये हो गया आपका। अब ध्यान से यहां समझना, ये 144। अब ठीक है, एक क्वेश्चन और आप कीजिए, 128 का कीजिएगा कितना बार, लास्ट में क्या दिख रहा है, इवन नंबर, तो 2 से लगाओ 6 4 होगा, 2 से लगाओगे कितना होगा 32, 2 से लगाओगे 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब यहां से 128 इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, 128 इक्वल टू 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से 7 बार लिख लेते हैं, 2 4 6 1 7, सॉरी लिख दिए, यानी 2 के पावर 7। अब ध्यान समझना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ, क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सवाल इसमें भी पूछा जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो आओ सीखते हैं, और इसके कुछ ज्यादा यानी एक नियम होता है जिसपे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आता है कि ये अगर ये है तो ये क्या होगा, तो वो भी देखेंगे। तो यहाँ 2 के पावर कितना है, 7 है, 2 के पावर 7। अब इसी में हम आपसे पूछें कि ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन समझ गए होंगे, आशा करता हूं। अब ध्यान से समझना कि हम बोले अगर आपको कि 144 और 128 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। 144 और 128 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखो कितना सिंपल है, हम ये देख रहे हैं आप 128 को और 144 को, अब यहाँ पे कर चुके हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, वो देख लोगे। 144 को क्या लिखोगे आप, देखो क्वेश्चन में नहीं कर पा रहेगा किया हुआ है, यहाँ पे हम वही एग्जांपल लेते हैं ताकि आप समझने में, सर वही एग्जांपल क्यों रहे हैं, तो कि आपका टाइम हम बचा रहे हैं, 20 दिन में करना है, ठीक है ना। 144 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2, और 128 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 के पावर 7। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या कि एलसीएम 144 और 128 का एलसीएम अगर निकालना हो, ध्यान समझना, एलसीएम बड़ा स्वार्थी मानव है, समझ लो इसे। तो एलसीएम क्या कहता है कि जिसके पास जितना पावर वाला है सबसे ज्यादा पावर देगा। तब यहां देखो तो पहले 2 के पावर सभी नंबर से लेगा, एलसीएम क्या है, जितना पावर है वो लेगा, और सब नंबर जितना प्राइम नंबर आया है सब। तो यहां देखो कि 2 के पावर 7, 2 के पावर 4, तो इसमें से क्या लेगा, 2 की पावर 7, और 3 भी लेगा, क्या लेगा 3 भी, क्योंकि यहाँ देखो 3 भी आया है, यहाँ 3 के पावर कितना है 2, तो 2 के पावर 7 कितना होगा 128 इंटू 9, 128 इंटू 9 करोगे कितना आ जाएगा
अब देखो इस सब में अगर डाउट होता है तो 128 इंटू 9 कैसे कर लोगे, 128 इंटू 10 कर लो, तो 1280 माइनस 128 माइनस कर दो, 10 में से 2 और यहाँ 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1, कितना आ गया 1152, ये आएगा। ये हो गया एलसीएम। अगर आपको एचसीएफ निकालना था 140 144 और 128 का एचसीएफ क्या होगा। अब ध्यान देना एचसीएफ क्या कहता है कि जो दोनों में आया हो वैसा फैक्टर जो दोनों नंबर में आया हो। तो देखो कि दो 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 दोनों में आया है 2 के पावर 4 2 के पावर 7। अब ध्यान देना कि तब सिर्फ दोनों में तो आया है 2 2, तो कौन सा लें, लोएस्ट पावर लेना है 2 के पावर 4 और 2 के पावर 7। तो यहाँ क्या लेना है 2 के पावर 4 ही लेना है, तो 2 के पावर 4 2 के पावर 4 कितना होगा 16, तो एलसीएफ क्या हो जाएगा 16। इसी में से एक आता क्या है, अब हम देखेंगे इसका जादू देखेंगे क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू उन दोनों संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है। अब देखो कैसे होगा, एग्जाम्पल के लिए हम छोटे ले लेते हैं। यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो देखो 120, हम बोलेंगे पहले तो आप 24 और 36 का एलसीएम एचसीएफ निकाल के बताइए, एलसीएम और एचसीएफ। तो 120 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे। आओ इसी मेथड से निकाल के बताते हैं। तो 24 के आप क्या लिखिएगा 24 के 2 के पावर 3 इंटू 3 और 36 को क्या लिखोगे 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। तो एलसीएम एचसीएफ पहले देख लो क्या होगा। एचसीएफ आप कहोगे दोनों क्या है, दो भी है, दो में क्या बोले थे कम पावर वाला लेना है, दो में क्या बोले हैं कम पावर वाला लेना है। क्या लोगे 2 के पावर 3 या 2 के पावर 2, क्या बोलो 2 के पावर 2, सही बोला 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 या 3, क्या लोगे 3 के पावर 1 लेना, हमेशा कम पावर वाला 3। कितना हो गया एचसीएफ 2 के पावर 2 4 इंटू 3 यानी 12। और एलसीएम अगर निकालना होगा इस दोनों का तो एलसीएम किसका 24 और 36 का। क्या बोले थे एलसीएम हाईएस्ट पावर लेगा, एलसीएम क्या लेगा हाईएस्ट पावर। तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 2 के पावर 3 कितना हो गया 8 और 3 के पावर 2 9 8 9 जा 72। अब यहां से ध्यान से देखना पहले क्या आप इधर ये लिख लिए होंगे, जैसे हम मिटाते हैं अब इधर नोट कीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 24 इंटू 36 करो कितना आ रहा है 24 इंटू 36 और इसका एलसीएम एचसीएफ कितना आया है, कहोगे एलसीएम सर 12 आया है और 72 आया है। 24 इंटू 36 करोगे 864 आएगा 864। अब 72 इंटू 12 कर लो कितना आएगा, ये भी 864 ही आएगा। अब ध्यान से देखना क्या सेम होता है। तो यहाँ से क्या नंबर आया कि सर दो संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला आ गया। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, इसमें से कोई 3 दे देगा एक पूछेगा। अब 3 नहीं देखे कभी कभी 2 ही देता है, तो 2 देगा तो ध्यान देना उसमें मिला हुआ रहेगा क्या कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक ना। तो 1 नंबर दे देगा तब निकालना होगा। जैसे इसी में से हम ये समझ लो, यहां से क्या हो गया कि 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। यहां से ध्यान दोगे, यहां से पहली नंबर की फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या होगा, इसे हम लिख रहे हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई सेकेंड नंबर। और सेकेंड नंबर निकालना हो तो सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय फर्स्ट नंबर।
और यहाँ से HCF अगर निकालना हो, इस चारों में कोई तीन दिया हो तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय HCF दे, तो यहाँ क्या लिए LCM, LCM निकालना हो तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय HCF। ये चार फार्मूला आप लिख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन भी आएगा। जैसे अगर हम बोले दो संख्या है, दो संख्या क्या ले लेते हैं, चलो लेते हैं 44 और 55। दो संख्या, दो संख्याएं यानी टू नंबर आर 44 एंड 55। यदि इस संख्या का HCF 11 है तो LCM ज्ञात करें। फाइंड द LCM if two numbers are 44 and 55 and their HCF is 11। कैसे निकालोगे, क्या निकालना है LCM, ये मेथड रखोगे, नहीं तो आप एक मेन फॉर्मूला ये याद रखो, उसके बाद वो लिखो। क्या बताया पहला, ये फॉर्मूला याद रखना, मेन ये है, इसी से ये तीन बने हैं, ठीक ना। पहला क्या बताए थे, फर्स्ट नंबर, फॉर्मूला लिख लोगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर क्या है 44 इंटू 55। अब बहुत सारे बच्चे जानते हो क्या करते हैं, गलती यहाँ पे करने लगते हैं, वो अपने खुद मैथ को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। हमें क्यों मल्टीप्लाई करना है, जब डिवीजन करना ही है तो मल्टीप्लाई क्यों करना। यहाँ पे क्या लिखोगे HCF कितना है 11 इंटू LCM निकालना है, LCM लिखेंगे। अब खुद बच्चे क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तब 11 से डिवाइड करना है। जब 11 से डिवाइड करना तो पहले मल्टीप्लाई क्यों करना। ध्यान देना, एग्जाम में हमें जो वो मांग रहा है उसी आंसर देना है, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना अपने। अब ये 11 इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड चेंज होगा, डिवाइड में आएगा 1, आप ये काट लो ये तो 1 5 कितना गया, LCM इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 44 इंटू 5, 4 5 जा 20, 2 करिए, ये आइए समझ गए होंगे। इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो सिंपल ही आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, बस खाली आपके डाटा चेंज होंगे, नंबर अलग अलग आ सकते हैं, मेथड ई रहेगा। यहां तक समझ लिए। अब हम देखेंगे थर्ड टॉपिक, आते हैं हम इरेशनल नंबर पे। थर्ड टॉपिक क्या है, इरेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इरेशनल नंबर हमें यहाँ पे प्रूव करना होगा, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। क्या करना होगा, प्रूव √2 दे दे, √3 दे दे, √5, √6, √7, √8, √10, 11 कुछ भी दे दे, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम अप्रोच लगाओगे, ठीक ना। अब एक उसमें प्लस माइनस भी आता है, जैसे यहाँ पे √2 बोल दे, √3 बोल दे, √5, √6, √7, √8, √10, इसमें से कुछ दे दे। हम एक यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, बाकी बात आप इस तरीके से बना लोगे उसी मेथड पे, ठीक ना। तो √2 और फिर इसमें प्लस करके भी देता है कि 2 + √2 इंटू करके भी देता है, जिसे हम 2 + √3 दे दे, प्लस कर 3 - √5 दे दे, 3 √2 दे दे। तो कैसे बनाएंगे, मेन यही सवाल क्वेश्चन आते हैं। अब इसी से हम देखेंगे, एक हम यहाँ से ले लेते हैं कोई एक, और यहाँ से प्लस या माइनस वो इंटू वाला कोई सा भी एक ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो, हम पहले √2 वाला लेते हैं या √3 वाला, जो कहोगे, √2 लेते हैं। क्वेश्चन सीधा आएगा, पहला नंबर की क्वेश्चन एकदम सिंपल, आना ही आना है। ये आप VBI कर लो, VBI हम बहुत इंपोर्टेंट, इसको क्या कर लो आप VBI, यहां से आना है और 2 मार्क्स आपको दिला के जाएगा, ठीक ना। घबराना बिल्कुल भी मत नहीं, ऐसा नहीं कि पहले जो जितना देखे होंगे आप एकदम लिखे जा रहे हैं, उतना लिखना नहीं है। √2
रूट सॉरी क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट बता दें। सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। क्या रहेगा? सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में इसी को लिखेगा क्या? प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ये दो मार्क्स मिला के आएगा। अब यहां ध्यान दो, जो बोल रहा है उसका हम विपरीत करेंगे। जो बोल रहा है उसका क्या करेंगे? हम विपरीत कर रहे होंगे कि रूट टू, यहाँ पे क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। अब ध्यान देना है, इरेशनल प्रूव करने बोल रहा है, लेट आप क्या कर लोगे? रेशनल। हम लेट क्या कर लेंगे? रेशनल लेट करोगे। लिखेंगे हल देकर ये सोल्व माना कि लेट एज्यूम दैट, माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। इंग्लिश बोर्ड वाले कैसे लिखोगे? लेट द एज्यूम दैट रूट टू इज अ रियल नंबर। माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है, तो यहां से क्या लिख सकते हो? यहाँ एक तक ही लिखना है। जो जब परिमेय है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अब यहां से ब्रैकेट में लिख लेना कि जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तथा ये भी लिख लेना कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। बस ये। अब समझे? अब ध्यान से समझो, ये हम क्या कर देंगे? इसको साइड चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? हम साइड चेंज करोगे तो यहां से क्या लिख सकते हो? रूट टू क्यू इक्वल टू पी। अब लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो रूट टू पी सॉरी क्यू और पी का इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? टू क्यू का क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर। अब ये जो टू है, इस टू को आप क्या करो? इस साइड दे दो, तो यहां से क्या लिखोगे? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ ध्यान से हमें एक बताना कि अगर हम बोले कि 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, तो क्या 4 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो उसका नंबर भी क्या होगा? बेस वाला जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होगा। तो यहां से ये 2 लिखे मतलब है कि ये स्क्वायर डिविजिबल है। यहाँ क्या लिखोगे? पी स्क्वायर यहाँ, या इसका अर्थ है कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 2 से विभाज्य, पी भी 2 से विभाज्य होगा। पी स्क्वायर 2 से विभाज्य, इसलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा। अब ध्यान से हम जब पी भी 2 से विभाज्य यहां तक लिख लिया। अब एक बस नेक्स्ट स्टेप जो ये किए हैं, सेम इसी प्रोसेस को थोड़ा सा रिपीट करेंगे, ठीक ना? ये अब यहाँ पे लेट कर लो और यहाँ ये लेट कर लेना, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। अब यहाँ पे क्या लिखना कि पी स्क्वायर इक्वल टू लेट, फिर से
यानी माना कि P इक्वल टू 2R, P इक्वल टू 2R लेट कर लेना। अब क्या R P क्यू छोड़ के कुछ भी लेट कर सकते हो, A से Z में P क्यू छोड़कर कुछ भी लेट कर सकते हो। P क्यू यहाँ ले लिए हैं, अगर आप पहले यहाँ पे A भी लिए होंगे तो C लेट कर लेना, A भी छोड़कर कुछ भी आप लेट कर सकते हो। तो P इक्वल टू 2R, तो P इक्वल टू 2R समीकरण यानी इक्वेशन 1 में रखने पर, तो यहाँ पे क्या रखोगे तो कितना हो जाएगा इक्वेशन 1 में 2Q स्क्वायर इक्वल टू P यानी 2R का होल स्क्वायर, यहाँ से 2Q स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 R का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान समझना, ये कटेगा 1 ये 2, तो यहाँ कितना हो गया Q स्क्वायर इक्वल टू 2 R स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया Q स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2 हो गया। अब ध्यान से देखना, P स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल था, Q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है। जब यहाँ आप देखोगे इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य, Q भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहां ध्यान से देखना, अब P भी 2 से विभाज्य है, Q भी 2 से विभाज्य है। हमने क्या मान रखा था, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया है, P और Q में एक गुणनखंड है, वो कौन सा गुणनखंड है, यहाँ P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब यहां देखो हमने क्या माना था, अब हमें ये गलती क्यों आया है, क्योंकि हमने गलत लेट किया है। ये हम पहले लेट किए थे कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ आ रहा है कि 2 गुणनखंड है। हाँ, तो यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणाओं के कारण हुआ है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको, और ये एकदम प्रैक्टिस कर ही लेना है इस पे, ठीक ना। 1-2 बार इधर जो लिखे थे आपका होमवर्क हो जाएगा, इसमें क्या √3 और √5 करके लाओगे। जैसे यहाँ पे देखो रूट क्या किए थे, 2R लिए थे ना, P इक्वल टू, वहां पे P इक्वल टू क्या ले लोगे 3R ले लेना, और यहाँ पे 5R ले लेना, √5 वाला प्रूव करोगे तो ठीक है। अब आते हैं हम इसके जो दूसरा बताए थे कि प्लस और माइनस में भी आता है, प्लस माइनस वाला देख लेते हैं। प्लस माइनस में कोई एक देखते हैं हम, ठीक ना, बाकी आप प्लस माइनस साइन चेंज करने आता होगा, ये लिख लिए होंगे आप। हम देखते हैं कि 3 + √5 क्वेश्चन ही होगा, क्वेश्चन क्या होगा, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये और आसान है, इसमें उतना लिखना नहीं होता है। ध्यान से देखो, क्या फिर वही बताए थे, पहला क्या लिखना है
माना कि, क्या लिखना है, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब हम 3 + √5 इक्वल टू, परिमेय माने मीन्स पी बाई क्यू माने हैं, पी बाई क्यू माने हैं, जहां पी और क्यू में, पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान से देखना, √5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, पी बाई क्यू, इधर +3 है, यहाँ कुछ साइन नहीं दिख रहा है, प्लस है तो इस साइड -3, तो √5 इक्वल टू क्या हो गया, क्यू पी -3। अब ध्यान देना, पी बाई क्यू क्या था, परिमेय संख्या, पी बाई क्यू रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में 3 भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर। आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, ठीक ना, वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, तो उसमें क्या पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में माइनस करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे पढ़े हो ना, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो कि अब हम √5 तो इरेशनल नंबर है, तो यहाँ से क्या, चूंकि √5 एक परिमेय संख्या है और P -3/Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के क्या कभी बराबर होगा, अपरिमेय संख्या इक्वल टू, परिमेय संख्या होगा, कभी नहीं होगा ना, परिमेय संख्या कभी नहीं होगा, इसलिए क्या कहोगे, √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसमें इतना ही लिखना है। अब आते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे, ठीक ना, ये लिख लिए। तो अब हम लास्ट पॉइंट पे हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। क्या देखेंगे इसमें, डेसिमल एक्सपेंशन। अब ध्यान से देखना, हम 2 नंबर इसमें पढ़े हैं, कौन कौन सा पढ़े हैं, रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर्स में क्या क्या पढ़े हो, रेशनल नंबर होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। अभी हमने यहाँ पे डिफरेंशियल अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम देखना रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका क्या होगा, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अब मन में ये उठेगा कि टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, तो ध्यान से सुनना, टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा। इसको ऐसे बोलते हैं शांत, ऐसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, अशांत अनावृत्ति, इसमें जैसे हुआ √2, √3,
5 रूट वाला नंबर हो गया। और से एग्जाम्पल अगर याद रखोगे तो जैसे अगर हम बोले कि 1 पॉइंट या 4.10 100 या 11, कोई एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? कोई एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा होगा। अब यहाँ देखो 1 एक बार आया था आफ्टर डेसिमल, फिर 1 0, फिर 2 बार आया, फिर 1 0, फिर 3 बार आया, फिर 1 0, फिर 4 बार आया। सेम इसी प्रकार आया तो रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, है ना। और एग्जांपल अगर लोगे तो 2.3 4 3 3 4 3 3 4, यानी इसी प्रकार से आता हुआ मिलेगा। जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर का हमेशा एक ही होता है। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी अशांत, अनावृत्ति। और रेशनल नंबर का क्या होता है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होगा तीसरा एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इसी में बोल लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी अशांत आवृत्ति। अब शांत टर्मिनेटिंग कब होगा? सवाल ये मन में सवाल ये उठेगा कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। जब पी बाई क्यू के फॉर्म में, दोनों यहां भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अब ये ध्यान देना कि टर्मिनेटिंग यानी शांत कब होगा, अशांत कब होगा। शांत कब होगा? देखो शांत कब होता है तो ध्यान से देखना, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। अब यहां ध्यान देना, क्यू जो हो यानी डिनोमिनेटर, यानी हर या डिनोमिनेटर बोल लो, डिनोमिनेटर क्यू क्या हो? क्यू जो हो 2 के पावर m और 3 के पावर n के फॉर्म में हो। क्यू क्या हो? 2 के पावर m और 3 के पावर n के फॉर्म में हो। या क्यू जो हो डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो या दोनों का गुना हो, तब टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। आप अगर ध्यान से समझना, 2 और 5 में से कोई और आ जाए, 2 और 5 में से कोई और आ जाए, अगर हर से कैंसिल नहीं हो रहा है, आंसर हर वो कैंसिल नहीं हो रहा 2 और 5 के अलावे, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी क्यू क्या हो? 2 के पावर m और 3 के पावर 5 के पावर n के रूप में ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बोले आपको कि 3/10 हम बोल रहे हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? और देखो 10 में कौन कौन सा 2 फैक्टर है? 2 और 5 है ना, 2 और 5 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 का 0.3 आएगा जब 10 से डिवाइड हो गए, तो 2 और 5 आया था, ठीक ना। अब अगर हम बोले यहाँ पे 9 के पावर कितना? 40, 9 के पावर 40। अब ध्यान से देखना, 9 के पावर 40 हम बोल रहे हैं, यहाँ पे लेते हैं, टर्मिनेटिंग वाला है इधर वाला, 9 के पावर 40। तो यहाँ से देखो 9 के पावर अगर हम 40 बोल रहे हैं, तो इस 40 में क्या क्या है? 40 में 4 है, कहोगे सर 4 है, और 4 में क्या है? 2 और 2 है, और 10 में क्या है? 2 और 5 है, तो 2 ही 5 दिख रहा है ना। क्या 2 5 के अलावा कुछ दिख रहा है डिनोमिनेटर में? नोमिनेटर में क्या है इसे लेना देना नहीं है, हमें आपको कहाँ देखना है? डिनोमिनेटर में। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ आ गया और वो हर से कैंसिल ना हो रहा हो, मतलब नोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रहा हो, तब नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कैंसिल हो रहा हो यानी 2 और 5 बच रहा हो, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा हो? 2 और 5, तो टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा? टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक ना। ये हो गया। एक एग्जांपल और देते हैं हम, 161/1600, इसका बता देना। ये होमवर्क है आपके लिए, सबका आंसर बताओगे अभी तक जितना होमवर्क दिया है। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखो, इसका अगर एग्जांपल देखोगे तो हम बोले क्या? 25/24 या 124। अब इसका बताओ क्या होगा? टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग?
अब 124 अगर देखोगे तो कितना होगा, इसका फैक्टराइज करोगे तो 124 का 2 टाइम में 62। अब यहां ध्यान देना, फिर 62 को 2 इंटू 1, 2 इंटू 31। अब देखो 2 जो आया, 5 नहीं आया उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 के स्थान पे कौन आ जा रहा है, 31 आ जा रहा है। 5 नहीं आया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आ क्या गया है, 31 आया है, ठीक है ना। ये ध्यान दोगे कि 31 आ गया है, इसलिए क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति। हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, 21/45, 21/45, इसका आप बताओगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका बताना क्या होगा, 21/150 टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपका होमवर्क है 161, यानी 1 नंबर, ये 2 नंबर होमवर्क आपका हो गया, ये 3 नंबर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और आगे क्या डिटेल में पूछता है, ये तो 1 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो 2 मार्क्स में कभी कभी दे देता है, तो ध्यान से देखो, आप एकदम लॉजिक से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, है ना। ये लिख लिए होंगे, हम साइड हो जाते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसी में 2 मार्क्स का कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना, कि आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बोले क्या कि 2.43 ये लिखे हम पहले, नहीं छोड़ो, पहले आप इतना सिंपल बताओ कि ये जानते हो कि नहीं जानते हो, 4 पॉइंट अगर 3 रहता या 5 रहता है, इसका कैसे बताते हैं। ये डेसिमल में है, क्या चीज में है, डेसिमल में है, डेसिमल में है यानी दशमलव में है, और इसको कन्वर्ट करना है भिन्न में। क्या चीज में कन्वर्ट करना है, भिन्न में यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कर रहे होते आप, इससे इसमें क्या कहते हैं सर, 435 लिखिए, डेसिमल के बदले 1 लिखिए, डेसिमल हटा दिया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट, इतना पहले से जान रहे हो। और इसी ज्ञान को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आप इसमें ध्यान से समझना, ये अगर ये नहीं रह के ये रहता 1.3 या 4.43, अब 3 पर पहले रेकरिंग रहेगा। देखो अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो कैसे बनाओगे, ध्यान देना, 4.43 लिखो, रेकरिंग उड़ा दो, कितना पर रेकरिंग है, 1 डिजिट पर है, 1 में दो। आपको डेसिमल के बाद सर 1 डिजिट पे नहीं है, तो जब नहीं है तो उसके बदले 0 दो, और जितना पर रेकरिंग नहीं था, जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर में माइनस कर दोगे, यहां पे क्या कर दोगे, इसको 43 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 400 सॉरी 44 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 399/90। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, हो रहा है कैंसिल, हाँ कैंसिल हो रहा है, कर दोगे 30, और यहां से आ जाएगा 133, क्या भी कैंसिल होगा, 133/30 नहीं होगा। सर अगर दोनों पर एक रिंग रहता तो, जिसे हम 0.6 और 2 दे दिए, और इससे पहले कुछ भी नहीं है, तब कैसे करोगे, तो देखो 60 जब दोनों पर एक रिंग हो क्या करोगे, सीधा 62 डेसिमल तो उड़ा ही देना है, जितना पर एक रिंग उतना 9 देना है, जितना पर एक रिंग उतना 9 देना है, समझ गए। यहां से 62/99 आ जाएगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये समझ गए होंगे। जैसे अब अगर 4.432, अब इस तीनों पर एक रिंग है, तब कैसे बनाओगे तीसरा नंबर, क्या करोगे, 4.432 लिखना है, डेसिमल लगाओगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर एक रिंग है, 3 पे, तो 3 9 दोगे, और 1 डिजिट पे नहीं है, डिजिट नहीं रखना है, नंबर कोई सा भी हो, डेसिमल के पहले हो बाद हो, जिस पे नहीं है उसे माइनस करना है, तो इसको हम माइनस कर दिए, यहां कितना आ जाएगा,
4428 बाई 999 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कीजिए, नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए। ये हो गया। अब इसी का अगर आ जाता 2 मार्क्स में तो कैसे बनाओगे, तो ध्यान से ये लिख लिए होंगे, लिख लीजिए, लिख लिए। अब अगर हम ध्यान दो कि पॉइंट हम बोले कि 6 है और इस पर एक रिंग है, इसको करो आप 2 मार्क्स का है, ये ध्यान देना, तब ऐसे बनाओगे। ये कितना मार्क्स का है, 2 मार्क्स के लिए 4 2 मार्क्स, तब कैसे बनाओगे, तो लेट कर लो, ठीक ना, क्या लिखोगे, माना कि लेट x इक्वल टू 0. अब 6 पर एक रिंग का मतलब क्या हुआ, 6 मेनी टाइम आ रहा है। अब जितना मन कर रहा है उतना लिख लो, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 2 बार लिख लो, 4 बार लिख लो, 6 6 6 6 6 6 लिख लिए, तो उसके बाद डॉट डॉट दे देना। कितना पर एक रिंग था, ये, इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख लो, माना कि x इक्वल टू ये, और यहाँ से x इक्वल क्या लिख सकते हो, 0.666 डॉट 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 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से क्या करोगे, इक्वेशन समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट को, अब एक पे डिजिट है ना, एक ही डिजिट पर एक रिंग है, क्या करोगे, इक्वेशन 1 को 10 से गुना करने पर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू 10, यहां से कितना आ जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो यहाँ 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.666। अब कहोगे सर तो एक डेसिमल इधर आएगा तो यहाँ 2 ही डिजिट ना बचेगा, यहाँ 2 ही 3 ही बार डिजिट नहीं है, बहुत बार है, उसमें एक डिजिट इधर लिख लिए हैं, 3 डिजिट रखे हैं, ठीक ना। अब यहां से क्या करोगे, ये इक्वेशन 2 हो गया, अब लिखोगे इक्वेशन 2 में से यानी 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशंस 2, इक्वेशन समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने, सीबीएसई बोर्ड वाले क्या लिखेंगे, इक्वेशंस 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ 2 कितना था, 10x इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट, यहाँ x इक्वल टू 0.666 डॉट 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 था। अब देखो पॉइंट के बाद तो डॉट डॉट सब सेम है, यहां से जब करोगे माइनस साइन चेंज, 10 में से 1 गया 9x, यहां से कितना बच गया, 6 बचेगा, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद 6 ये कैंसिल हो गया, 6 बचा है तो x इक्वल टू कितना हो गया, 6/9 कैंसिल करोगे तो x इक्वल टू 2/3, ये तो x इक्वल टू आ गया, देखो रेशनल नंबर में था, फ्रैक्शन में आ चुका है, ठीक ना। अब इसी का अगर हम बनाना होता ऑब्जेक्टिव, अगर ये पूछता है तो कैसे बनाते, 0.6 है, एक पे एक रिंग है सर, एक ठोनो दीजिए, काट दीजिए, 2/3। जब 1 मार्क्स में पूछेगा तो ऐसे बनाओगे, 2 मार्क्स में पूछेगा तो ये बनाओगे। सर आप 1 डिजिट वाला बता दिए, आगे बढ़ गए, अब हमें 2 डिजिट वाला बताइए, तो एक क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बोलते कि 2.43 ले रहे हैं और 3 पर हम रेकरिंग दे रहे हैं, कितना पे, 3 पर, ये क्वेश्चन है, इसको आप को परिमेय संख्या में परिवर्तित करें, या बदले, 2.43, हाँ फिर नहीं लिखोगे, माना कि x इक्वल टू 2.43, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.4333, ये 3 पर ही ओनली रेकरिंग है, तो 3 3 3 डॉट 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 कर लिए।
अब ध्यान देना कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो पहले क्या कर लो 100 से मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 100x इक्वल टू 100x इक्वल टू 2, देखो 2 डिजिट के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल जो होगा 2 डिजिट किस साइड आएगा, राइट साइड रिप्लेस हो जाएगा 23.33। अब यहां से ये मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब कहोगे सर एक डिजिट पर एक रिंग नहीं है, एक डिजिट पर एक रिंग नहीं है, क्या करोगे फिर समीकरण 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर, 10 से गुना करने पर, यहां लिख लेना गुना करने पर, यहां से कितना आ जाएगा 10x इक्वल टू 2। अब ये 10 से कर रहे हैं, जब 10 से करेंगे तो कितना होगा 1 डिजिट रिप्लेस होगा, तो 24.333 डॉट 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 आएगा, ठीक है ना। अब यहां से क्या करोगे इसको मान लो थर्ड, इक्वेशन थर्ड, तो क्या लिखोगे इक्वेशन समीकरण, इंग्लिश वाली इक्वेशन लिखोगे समीकरण थर्ड, सॉरी 2 में से थर्ड को घटाने, 2 में से थर्ड को घटाने पर, 2 में से थर्ड को घटाने पर, तो 2 कितना था 100, x इक्वल टू 243.333, यहां से क्या लिखोगे, और यहाँ 10x इक्वल टू कितना है 24.333, ये डॉट 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 है, और देखो डॉट डॉट के बाद क्या है सभी सेम है, 243 में से 24 माइनस करो 912 आया। अब 100 में से 10 गया 90, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना गया 219/90, कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 3 10 जा 30, 10 3 जा 90 और 73 जा, अब तो कैंसिल नहीं हो रहा 73/30 आएगा। अब अगर इसी को शॉर्ट में बनाते हैं कैसे बनाते, 2.43 रेकरिंग 3 पर है, क्या बोले थे आपको कि जितना पर रेकरिंग है उतना 9 दो, और जिस पर रेकरिंग नहीं है, अब डेसिमल के बाद वाला देखना है, जब 0 देना है तो डेसिमल के बाद वाला देखना है 0 और माइनस 24 माइनस कर दो, तो यहाँ से कितना हो गया 219/90, यहां से कर दोगे तो कितना आ जाएगा 30/73, ये कैंसिल हो गए। समझ गए होंगे यहां तक, तो इसे आप नोट कर लीजिए, सेम ऐसा ही सवाल आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। नंबर नहीं होगा सेम, नंबर चेंज हो सकते हैं।